राम रसायन से आरती विदा हुई शादी के बाद पहली बार। पूरा घर जैसे सन्नाटे में आ गया। क्या करें कि यह रिक्त स्थान भर सके? नहीं, किसी को भी कुछ नहीं सूझ रहा। सब एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से ही देख रहे हैं। शब्द जैसे किसी के पास हो ही नहीं। कल की रात बातें समाप्त ही नहीं हो रही थीं और आज सब निःशब्द बैठे हैं। सुमित्रा जी घिसटती सी स्टोर तक गईं और वैसे ही बीमार औरत की तरह लौट आईं। फिर सोफे पर बैठकर बोली, वह साड़ियां नहीं ले गई। पंडित जी लुटे पिटे से बैठे थे, बस रीति आंखों से सुमित्रा जी को देखते रहे। सुमित्रा जी कुछ देर कुछ भी नहीं बोली, मानो बोलने का कोई मतलब ही न हो। कहना अब निरर्थक हो चुका हो। नीलम फर्श पर उनके पैरों के पास बैठी थी। बहुत देर बाद उसने ही कहा, कुछ बोलो माँ जी, ऐसे चुप होकर न बैठो। अगले हफ्ते छोटी दीदी को फिर आना है। पहले तो कई बार वे महीना भर नहीं आई, तब भी तो रही आप। इस बार तो कहकर गई हैं कि पक्का आएंगी। सुमित्रा जी ने आंख से गिरे आंसुओं को पल्लू में समेटकर कहा, गाड़ी खुद खरीद ली, साड़ी लेने नहीं दी, गहने बनवाने नहीं दिए, यजमानों का भी कम से कम खर्च करवाया। भंडार भरा पड़ा है, लोगों के दिए उपहारों से। जबरदस्ती डाला है कुछ सामान उसकी डिक्की में। राजेंद्र ने क्या सुंदर सुंदर 11 साड़ियां दी और वह लड़की एक भी लेकर नहीं गई। पूजा ने कहा, दुखी न हो मम्मी, 2 तो मैं लेकर जा रही हूँ, बाकी तुम धीरे धीरे देती रहना आरती को, साल भर में सब चली जाएंगी। सुमित्रा जी बोली, और जो दूसरे सामान है उनका क्या होगा? पूजा बोली, जब आप कौटिल्य नगर जाएंगी तो कुछ न कुछ सामान उसमें से ही ले जाना, सब चला जाएगा। सुमित्रा जी एकाएक रोने लगी। बहुत देर के बाद बोली, मेरा हाथ बटाने वाली सब बेटियां विदा हो गईं। पूजा उनकी हथेलियां सहलाने लगी। नीलम हौले हौले उनके पैरों पर हाथ फेरने लगी। नीलम ने कहा, नीरजा दीदी आपके लिए दौड़ कर आ जाएंगी जब भी आप बुलाएंगी। मंजली दीदी आप भी जल्दी जल्दी आना अब माँ जी के पास। पूजा बोली, हाँ माँ, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, परिस्थितियों ने उन्हें खूब समझदार भी बना दिया है। मीनू दी हमेशा मदद को तैयार रहती हैं। मुझे बच्चे छोड़कर आने में अब कोई परेशानी नहीं है। हम लोग भी अब तक अच्छे से समझ चुके हैं कि मीनू दी को कहाँ कहाँ हम सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए अब कोई चिंता नहीं, मैं बार बार आ सकती हूँ। पंडित जी बोले, मीनू को कैसे सपोर्ट की आवश्यकता होती है? पूजा ने कहा, पापा पहले मीनू दी हमसे अपने मायके की बातें नहीं करती थी, वैसे भी उन्हें कम बोलने की आदत है तो हमें खला भी नहीं। पर राज के एक्सीडेंट के बाद जब हमने अपने सगे वालों का व्यवहार देखा और मीनू दी के आगे बार बार उनकी बात कही तो मीनू दी खुल गईं। मेरे सास ससुर के हस्तक्षेप के कारण मीनू दी के माँ बाप को भी बहुत हानि हुई है पापा। बिछड़ते चले गए वे लोग। ससुराल के भरे पूरे घर में मीनू दी की बेकदरी इसीलिए होती रही कि कंगाल घर की है, अलग हुई हैं घर से, तब कहीं थोड़ी राहत मिली है उन्हें। मायके वालों की कुछ सहायता करना भी चाहें तो कैसे करें बेचारी, मेरी तरह बेरोजगार हैं वे भी। सुमित्रा जी ने आश्चर्य से कहा, तुम्हें अपनी बेरोजगारी खलने लगी है या मजाक कर रही हो? पूजा ने कहा, थोड़ा सा मजाक भी है मम्मी, पर कभी कभी सच में खलने भी लगती है। सोच रही हूँ संध्या दी के पास जाकर रहूं कुछ दिन, देखूं उनकी काम करने की विधि, सोचूं कुछ मैं भी। मीनू दी मेरा साथ देने को तैयार हैं। अभी तो मैं बहुत छोटी छोटी सहायता कर पाती हूँ उनकी, जब वे मैके जाती हैं ना तब। पंडित जी ने कहा, भंडार में से ले लेना अगर कुछ उनके लिए ठीक लगे तो। सुमित्रा जी ने कहा, और कुछ न सूझे तो 2 साड़ियाँ ले जाना मीनू के लिए, किसी को देना चाहेगी तो एक दे भी देगी। पंडित जी बोले, सहायता करनी चाहिए बेटा, जब हम किसी व्यक्ति को देख परख चुके तब ठगी की संभावना नहीं रहती। हाँ, बड़ी रकम कोई मांगे तो कभी नहीं देना चाहिए। हमारे पास जो भी है वह हमारे अकेले का नहीं है, पूरे परिवार का है। ठग जो भी ले जाएगा ना, उसके अभाव में हमारा पूरा परिवार पीड़ा भोगेगा। अनजाने ही हम पाप के भागीदार बन जाते हैं इस तरह। इसीलिए कहता हूँ, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को अन्न खिलाओ, नग्न को वस्त्र ओढ़ाओ, पर पैसे की भूख का कोई अंत नहीं। लालची व्यक्ति किसी भी सीमा में नहीं रहता, इसलिए किसी का लालच मत बढ़ाओ। पूजा ने कहा, हाँ ठीक है, इस समय यहाँ साड़ियों का ढेर है,
मैं 2 साड़ियाँ मीनू दी के लिए ले जाऊंगी। एक बार संध्या दी के यहाँ हो आऊं, फिर कुछ काम करने की सोचूंगी। मीनू दी की भागीदारी भी होगी उसमें। अरे हाँ मम्मी, मैं आपको बताना भूल गई थी। संध्या दी की सहेली थी ना वसुधा, जिसकी बातें कई बार करते थे हम लोग, जिसे कैंसर था, वह नहीं रही अब। संध्या दी गई थी वहाँ 1 महीना पहले। आपको नहीं बताया क्योंकि आप मंगल कार्य की तैयारियां कर रही थी ना, और वसुधा दी भयंकर कष्ट झेल रही थी। संध्या दी उसके पास 4 दिन रही और उसे बहुत संभाल कर मृत्यु के लिए तैयार करके आई। यह बहुत बड़ा काम था मम्मी, लेकिन आपको बताने का सही समय नहीं था। आरती की शादी के 4 दिन बाद मरी है वसुधा दी। संध्या दी ने कहा था कि मम्मी को कुछ दिन बाद ही बताना। सुमित्रा जी ने कहा, कैसे तैयार किया मृत्यु के लिए वसुधा को? क्या किया संध्या ने? पूजा ने कहा, दीदी बता रही थी कि बचा ही क्या था वसुधा के पास, बस कुछ सांसें। सांस सांस में राम को पुकारना, प्राण शक्ति लगाकर क्षमा मांगना सिखाया दीदी ने उन्हें। संध्या दी की हर बात मान लेती थी मैं। दीदी ने उनका अंतिम समय सरल बना दिया मम्मी, वरना बहुत कठिनाई से प्राण निकलते उनके। आखिरी समय में उन्हें अपना बच्चा बहुत याद आ रहा था। बच्चा तो बहुत साल पहले ही मर चुका था। ऐसी बुरी छटपटाहट से उनका तन मन ही नहीं, आत्मा पर भी भयंकर कष्ट रहता। उसे ही राम नाम से साध दिया संध्या दी ने। बता रही थी दीदी कि मैं वसुधा की हालत देखती और जैसा मेरी आत्मा मुझसे कहती वैसा ही वसुधा को करने के लिए कहती। राम बस राम, राम के अतिरिक्त सब मिथ्या है, माया है। बाहर निकलो माया से, छोड़ो मिथ्या जगत को, एकमात्र ब्रह्म सत्य हमारे राम है। राम को थाम लिया तो भवसागर पार हो जाओगी, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। देह तो मिट्टी ही है, इसके लिए क्या सोचना। यही सब बोलती थी संध्या दी। नामाश्रयी बन गई वसुधा दी। अंतिम समय में जल्दी मुक्त हो गई। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, हरिओम तत्सत। सुमित्रा जी भी बुदबुदाई, हरिओम तत्सत। फिर कुछ देर सन्नाटा रहा। सुमित्रा जी का फोन बजा। आरती का नंबर देखकर वे बोली, आरती का फोन आ रहा है, शायद पहुंच गए होंगे वे लोग। वसुधा के बारे में अभी नहीं बताना चाहिए, ठीक है ना? उन्होंने पंडित जी की ओर देखा। पंडित जी ने स्वीकार में सिर हिलाया तो सुमित्रा जी ने फोन उठाया। आरती ने बताया वे लोग घर पहुंच चुके हैं। अक्कू खुशी से उछल रहा है, उसे सुलाना है, सुबह स्कूल जाना है उसे। बस इतना कहकर आरती ने फोन काट दिया। सुमित्रा जी मुस्कुरा उठी और बोली, मेरी बिट्टो हमेशा से बहुत समझदार रही है। उसकी समझदारी का ही यह पुरस्कार है कि शादी को आधा महीना हुआ नहीं और बच्चे को सुलाने जगाने की चिंता में फोन मिलाकर झटपट काट भी दिया। नीलम ने कहा, अब तो दीदी भी सोने चली गई होंगी, आप भी सो जाइए माँ जी। सुमित्रा जी वैसे ही मुस्कुरा कर बोली, नीलम को भी अपने बच्चे की चिंता सताने लगी। नीलम बोली, ना माँ जी, बच्चे के पास उसका बाप है तो मुझे काहे की चिंता। आपकी चिंता है मुझे। थकान भरी बैठी है आपके अंदर, सो सो कर ही उतरेगी ना माँ जी। काम करने के लिए मैं हूँ और काम बताने के लिए मंझली दी हैं। जब तक तब तक आप खूब सोती रहिए, सब थकान उतर जाएगी आपकी। सुमित्रा जी बोली, अच्छा तुझे कैसे पता चलेगा कि थकान उतर गई? नीलम उठते हुए बोली, आपका चेहरा खिल जाएगा ना माँ जी, तो मुझे पता चल जाएगा कि थकान उतर गई। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।